चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ कैफ 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर द अपकमिंग स्प्रिंग 2026 अटेम्प्ट। वैसे तो हमारी सेकंड क्लास है आज कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली हमारे कैफ 1 के कोर्स की ये पहली क्लास है। रीजन बीइंग कि जो लास्ट क्लास हमने कंडक्ट की थी उसमें हमने कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ओरिएंटेशन डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर नई स्कीम, पुरानी स्कीम के मुकाबले में क्या-क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, कौन से नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, कौन से चैप्टर्स लेस किए गए हैं। इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से बात की थी कि इसका पासिंग परसेंटेज कैसा है, डिफिकल्टी लेवल किस तरह का है और हमें इस सब्जेक्ट को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो लास्ट क्लास वाज सॉर्ट ऑफ अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। और आज ये जो हमारी सेकंड क्लास है, ये बेसिकली हमारी इस सब्जेक्ट की ऑफिशियली फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम एक चैप्टर आईएस 23, हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएस 23 जिसका नाम है, जिसका टाइटल है बोरिंग कॉस्ट, इससे अपने कोर्स का स्टार्ट लेंगे। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड से अपने करिकुलम का स्टार्ट लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जिसका टाइटल है बोरिंग कॉस्ट। अब जितने भी डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप मेरे साथ आने वाले वक्तों के अंदर कवर करोगे, कुछ स्टैंडर्ड्स हम कैफ 1 लेवल पे कवर कर रहे होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स हम कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पे कवर करेंगे और फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हम इंशाल्लाह सीए फाइनल में एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। ये बड़ा ही जरूरी है कि डे 1 से आपकी अकाउंटिंग की जो बेस है ना, डे 1 से जो आपकी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो। क्योंकि ये बात मैंने ओरिएंटेशन में भी की थी और यहाँ पे इसे दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी बड़ी एक रेलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज वैसे ही सोच रहा था, या एक चीज जो मैंने थोड़े दिनों पहले एनालाइज की कि पिछली 2 अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सीए फाइनल का जो सीफेब 1 का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, पिछली 2 अटेम्प्ट में यानी कि जो पिछली 2 सीए फाइनल की अटेम्प्ट थी, जून 25 और दिसंबर 2024, इन दोनों अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट उमेश और जैद की जो है ना सीफेब 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया। मैंने जब उनसे डिस्कस किया था, मैंने जब उनसे इंक्वायर किया था कि यार क्या वजूहत थी कि आप लोगों का सीए फाइनल के जॉइंट अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर गोल्ड मेडल आया, तो उसकी बेसिक क्या वजह समझते हो? तो उन्होंने बताया कि सर हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी जो फाउंडेशन है अकाउंटिंग की वो बड़ी स्ट्रांग थी। और ये दोनों स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ मुझसे डायरेक्ट सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं पढ़ा था, बल्कि इन्होंने कैप 5 जो कि अब कैप 6 है लेकिन पुरानी स्कीम में कैप 5 हुआ करता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, वो भी मुझसे पढ़ा था। इससे पहले ग्रुप ए में कैफ 1 जो कि एफएआर 1 हुआ करता था, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, वो भी मुझसे पढ़ा था। तो ये दोनों मेरे ही स्टूडेंट्स थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीए जर्नी। यानी उनके इन्होंने मुझसे कैफ 1 भी पढ़ा, फिर कैफ 5 भी पढ़ा और फिर उसके बाद सीए फाइनल का सीफेप 1 पढ़ा और इन दोनों स्टूडेंट्स ने लास्ट 2 अटेम्प्ट के अंदर आईकेप के अंदर जो है सीए फाइनल लेवल पे जहाँ पे इतना तगड़ा एग्जाम होता है, जहाँ पे इतना मुश्किल एग्जाम होता है, सीफेप 1 के अंदर पोजीशन सीफेप 1 के अंदर गोल्ड मेडल सिक्योर किया। तो चूंकि उनकी यूं कह ले कि मेरे साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, मैं उनको डे 1 से कैफ 1, कैफ 5 और सीफेप 1 में लेकर चला, तो उनकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग थी, उनकी बेस बड़ी स्ट्रांग थी अकाउंटिंग की। इस वजह से उन्होंने अपने पेपर्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए और माशाल्लाह से सीए फाइनल लेवल पे मेरिट सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल सिक्योर किया। तो ये बात यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि पेरेंटली तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हो वो आपको इस कोर्स को पास करने में हेल्प करेगा या इस कोर्स को पास करने के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। जितनी भी अकाउंटिंग की फाउंडेशंस हैं, चाहे हम कैफ 1 की बात करें, कैफ 6 की बात करें या अल्टीमेटली सीफेप 1 की बात करें, ये हर सब्जेक्ट आने वाले अकाउंटिंग के एडवांस सब्जेक्ट में आपको एक सपोर्ट, आपको एक असिस्टेंस, आपको एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा होगा और साथ-साथ आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होंगे तो वहां पे तो अकाउंटेंसी की और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रेलेवेंस बहुत ज्यादा ही है। तो हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सिर्फ इस नियत से नहीं पढ़ेंगे कि हमने सिर्फ कैफ 1 का पेपर पास करना है, बल्कि इस नियत से पढ़ेंगे कि हमने एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। क्योंकि जो कुछ आप यहाँ पढ़ोगे वो आपको कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हेल्प करेगा। जो कुछ आप कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ोगे वो इंशाल्लाह आपको सी फाइनल में हेल्प करेगा। और जो कुछ आप कैप 1, कैप 6 और सीफा 1 के अंदर करोगे वो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में हेल्प कर रहा होगा। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सिर्फ हम रूल समझकर 2 + 2 = 4 रूल समझकर रिटेन ना कर लें। क्योंकि रूल तो एक हद तक याद होंगे। एक वक़्त आएगा जब आपकी मेमोरी उन रूल्स को भूलना शुरू कर देगी।
लेकिन जब आप चीज़ों के पीछे की लॉजिक समझते हो, चीज़ों के पीछे की रीज़निंग समझते हो, चीज़ों के पीछे का बेसिस समझते हो कि यार फलाँ बात अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखी है, फलाँ बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कही है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? जब आप इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करते हो, इस तरीके से चीज़ों को समझते हो, तो ना सिर्फ़ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाते हो, बल्कि वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके ज़हनों के अंदर महफ़ूज़ हो जाती है, ज़हनों के अंदर आपके अंदर सेव हो जाती है। तो हम हर चीज़ को सिर्फ़ रूल बेस्ड डिस्कस नहीं करेंगे कि 2 + 2 = 4, लेकिन 2 + 2 = 4 इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे बेसिस क्या है। जब हम इसकी रीज़निंग को, इसकी लॉजिक को अच्छे से समझेंगे, तो ये चीज़ें हमें ज़िंदगी भर याद भी रहेगी और हम एक अच्छे अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर, एक अच्छे अकाउंटेंट आने वाले वक़्तों में बन रहे होंगे। इस सारे डिस्कशन का पर्पस ये था कि आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले, आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड कवर करने से पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव समझें कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पेश आई, क्या वजह थी जिसके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। देखिए, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप मेरे साथ कैप 1 में, कैप 6 में या सी फाइनल में कवर करोगे, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर एसेट्स की ट्रीटमेंट बताई जाती है, कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट बताई जाती है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताया जाता है। और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इनका एक स्ट्रक्चर है। यानी हमारे पास हर स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है, हर स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ डेफिनेशंस आ रही होती हैं, हर स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स आ रहे होते हैं, हर स्टैंडर्ड में इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स आ रहे होते हैं, हर स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड से रिलेट करूं, हम आने वाले वक्तों में आईएएस 16 को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग के पेपर के अंदर भी कवर करके आए हो। अब उस आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा? सर, हमने सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखा होगा कि आईएएस 16 का स्टैंडर्ड क्यों है। फिर हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन देखी होगी। फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन के बाद उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा होगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद हमने ये देखा होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली किस तरह से मेजर करता है, सब्सिक्वेंटली किस तरह से डेप्रिशिएट करता है, और फिर अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल्स के अंदर हम उसे किस तरह से डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक स्ट्रक्चर है। जनरली पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर डेफिनेशंस आती हैं, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आता है, फिर इनिशियल मेजरमेंट, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और फिर लास्ट में हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव रीड करूं, अभी मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, फिर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का पर्पस ऑब्जेक्टिव बाय बुक्स एज पर आईएस 23 ये कहता है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट इज दैट you should capitalize borrowing cost if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of the qualifying asset. The core principle of IS 23 borrowing cost is that you should capitalize the borrowing cost if they are directly attributable to the acquisition, construction, production of the qualifying asset. सर, कुछ भी समझ नहीं आया। इस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमें तो पता ही नहीं है कि बोरिंग कॉस्ट कहते किसको है। हमें तो पता ही नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट का क्या मतलब है। हमें तो पता ही नहीं है कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल से क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग थी, ये तो आईएस 23 के स्टैंडर्ड की वर्डिंग ये थी कि आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिफाइंग एसेट से पर्टेनिंग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाए। अब हम अपना थोड़ा देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में एक लेमैन एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इस स्टैंडर्ड के पीछे रीजन क्या है, आखिर इस स्टैंडर्ड को क्यों बनाया गया है, क्यों अकाउंटिंग के बॉडीज के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेटर्स हैं उनको नीड की रेट हुई कि आईएस 23 जैसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए। इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, हम जब भी किसी कंपनी के या किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैक पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी लॉजिक, बहुत सारी रीजनिंग होती है, जिसमें से वन ऑफ द रीजनिंग आपने ऑलरेडी डिस्कस की होगी, आपने ऑलरेडी समझी होगी, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल एंड एक्रूअल बेसिस। हम सब ये बात जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं,
वो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत बनाया जाता है, वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। हम भी किसी बिजनेस के किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो वो मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। सर क्या मतलब है मैचिंग प्रिंसिपल का, क्या मतलब है एक्रूअल बेसिस का? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इनकम को कमाने के लिए, एक इनकम को जनरेट करने के लिए आपने जो भी रिलेटेड एक्सपेंस किया, आपने जो भी रिलेटेड खर्चा किया, जिस पीरियड में उस इनकम को, जिस पीरियड में उस रेवेन्यू को अपने इनकम स्टेटमेंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी पीरियड में उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी पीएनएल में एक्सपेंस आउट करो। देखो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब पता है, दो चीजों को मैच करना, दो चीजों को आपस में रिकंसाइल करना। तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ही क्या है कि अगर मैं इनकम कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए कोई खर्चे करता हूं, तो जिस पीरियड में मेरी इनकम रिकॉग्नाइज हो रही है, उसी पीरियड में उस इनकम को कमाने के लिए जो मैंने खर्चा किया, वो खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। यानी हम अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस को एक दूसरे से मैच करते हैं। जिस अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हमने खर्चे किए थे, सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उन खर्चों को भी हम एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। फिर एक और बेसिस हम कवर करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है? एक्रूअल बेसिस का मतलब यह है कि रेवेन्यूज को, इनकम को उस वक्त रिकॉग्नाइज किया जाए जब हम उसे अर्न कर ले। इनकम को, रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉग्नाइज किया जाए जब हम उसे अर्न कर ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कैश कब रिसीव कर रहा हूं। मैं रेवेन्यूज को और इनकम्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस वक्त रिकॉग्नाइज करूंगा जब मैं उसे कमा लूंगा, जब मैं उसे अर्न कर लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अगेंस्ट मैंने पैसे किस पीरियड में, किस वक्त रिसीव किए हैं। तो रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज, इनकम्स आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्नड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी मैं उस वक्त रिकॉर्ड करता हूं, एक्सपेंसेस को भी मैं उस वक्त रिकॉग्नाइज करता हूं जब मैं उन्हें इनकर करता हूं, जब मैं उन एक्सपेंसेस के अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंज्यूम करता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं एक्सपेंडिचर की पेमेंट कब कर रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, रेवेन्यूज और इनकम को हम उस वक्त अपने फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसे अर्न कर लें, इररिस्पेक्टिव कि हम कैश कब रिसीव कर रहे हैं। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को हम उस वक्त रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम उसे इनकर करें, जब हम उसकी अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करें, इररिस्पेक्टिव कि हम उसके अगेंस्ट पेमेंट कब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक साल के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूं, मैं एक साल के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूं, तो उस एक साल का रेंट एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड होगा, उस एक साल का रेंट एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड होगा। बावजूद इसके कि वो रेंट मैं सेमियन में पे करूं, बावजूद इसके कि वो रेंट मैंने एडवांस में पिछले साल पे कर दिया हो, बावजूद इसके कि वो रेंट मैंने एरियर्स में अगले साल पे करना हो। जब मैं एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेकर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि रेंट मैंने पे कब किया। हो सकता है एडवांस में पे किया, हो सकता है करंट ईयर में पे किया, हो सकता है एरियर्स में पे करूं, लेकिन रेंट एक्सपेंस में उस वक्त रिकॉर्ड करूंगा जिस पीरियड में उस प्रॉपर्टी का मैं यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहा हूंगा। फिर चाहे वो मेरे इंप्लॉइज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज के खर्चे हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो बिजनेस के 10,000 तरह के खर्चे हो, आप एक्सपेंसेस को अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस वक्त रिकॉग्नाइज करते हो जब आप उनको इनकर करते हो, जब आप उनके अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंज्यूम करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट कब की है। पेमेंट चाहे एडवांस में हो, करंट पीरियड में हो या एरियर्स में हो, हम पेमेंट्स की बेसिस पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते। हम उन एक्सपेंसेस को इनकरेंस की बेसिस पे, जब हम उनकी अंडरलाइंग बेनिफिट्स को कंज्यूम करते हैं, उसकी बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। अब जब बात की जाती है एक्सपेंसेस की, तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। एक होता है पीरियड एक्सपेंस, एक होते हैं पीरियड एक्सपेंस, और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
देखो क्या फर्क है पीरियड एक्सपेंस में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर नॉर्मली जो रोजमर्रा के खर्चे आ रहे होते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नॉर्मली जो रोजमर्रा के खर्चे आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल हम अपने बिजनेस प्रीमिसेस का रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल हम अपने बिजनेस प्रीमिसेस में बिजली, पानी, टेलीफोन, वाईफाई ये सारी चीजें खर्च कर रहे हैं तो इनके बैक पे यूटिलिटीज एक्सपेंस। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पीरियड एक्सपेंस कहलाए जाते हैं। यानी कि ये एक अकाउंटिंग पीरियड से पर्टेन करते हैं, यानी कि ये एक अकाउंटिंग पीरियड से पर्टेन करते हैं जिस पीरियड में आप इन्हें इनकर करते हो, जिस पीरियड में आप इनके अंडरलाइंग बेनिफिट्स को कंज्यूम करते हो, इसे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी पे कर रहा हूँ और 12 महीनों तक सैलरी पे करता हूँ, तो मैंने उसकी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का बेनिफिट भी उन्हीं 12 महीनों में हासिल किया। मैं उसी सैलरी एक्सपेंस को पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दूंगा। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और 1 साल तक प्रॉपर्टी को रेंट पे इस्तेमाल किया, 1 साल तक प्रॉपर्टी को रेंट पे इस्तेमाल करके उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम किया, उसी साल उस प्रॉपर्टी के रेंट को एक्सपेंस आउट कर दूंगा। अगर मैं एक प्रॉपर्टी पे बिजली, पानी, वाईफाई वगैरह पे खर्चा कर रहा हूँ, तो जो-जो खर्चा मैं कर रहा हूँ, उसी साल मैं बिजली भी कंज्यूम कर रहा हूँ, पानी भी कंज्यूम कर रहा हूँ, वाईफाई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस खर्चे को मैं उसी साल के अंदर एक्सपेंस आउट कर दूंगा। दीज़ आर कॉल्ड पीरियड एक्सपेंस। यानी जिस अकाउंटिंग ईयर में आप वो खर्चा करते हो, उसी में उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो, उसे पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देते हो। लेकिन पीरियड एक्सपेंस के साथ-साथ पैरेलल हम अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स करते हैं। बहुत सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने बिजनेस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, कोई फर्नीचर परचेज करते हैं। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो बाय परचेजिंग सम फिक्स्ड एसेट, चाहे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हो, कोई मोटर व्हीकल खरीदा हो, कोई फर्नीचर खरीदा हो, आप ये बात जानते हैं कि इन एसेट्स का बेनिफिट आप किसी एक पीरियड में कंज्यूम नहीं करने वाले, बल्कि इन एसेट्स का बेनिफिट आप ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कंज्यूम करने वाले हो। भाई अगर मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी को मैं एक ही साल में थोड़ी पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। हो सकता है इसकी लाइफ 5 साल हो सकता है इसकी लाइफ 6 साल हो सकता है इसकी लाइफ 10 साल हो। तो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ होगी, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, यूजफुल लाइफ के हिसाब से हम इस प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट कंज्यूम करने वाले हैं। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कोई मोटर व्हीकल, कोई फर्नीचर वगैरह परचेज करता हूँ, तो एक ही साल में इनको थोड़ी पूरा निचोड़ लूंगा। उनकी कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होगी जो कि जनरली मोर देन 1 ईयर होगी। 5 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इन फिक्स्ड एसेट्स का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो आप एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं कंज्यूम करते, बल्कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कंज्यूम कर रहे होते हो। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हुए, हम इन एसेट्स की परचेजेस को एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं करते। एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, सर हम इन एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं और डेप्रिशिएट करके इनके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों मैं पीरियड एक्सपेंस को एक ही पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देता हूं जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करके ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करता हूं? सर ऐसा इस वजह से क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं। एक्रूअल बेसिस कहता ही है कि किसी भी एक्सपेंसेस, किसी भी खर्चे का, किसी भी एक्सपेंडिचर का जब इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम करो तब उसे अपने पीएनएल में एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि पीरियड एक्सपेंस के केस में खर्चा सेम अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लिया जाता है, हम इसे सेम अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में जो आप एसेट परचेज करते हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, व्हीकल हो, मोटर व्हीकल हो, इसकी कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होती है। इसके बेनिफिट्स हम ओवर द यूजफुल लाइफ हासिल कर रहे होते हैं। क्योंकि इसके बेनिफिट्स हम ओवर द यूजफुल लाइफ हासिल कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इसे ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करते हैं और यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करके यूजफुल लाइफ पे हम इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ आती है? अगर यहां तक मेरी बात समझ आती है तो अब आते हैं हम IAS 23 के कोर पर्पस के ऊपर कि IAS 23 का स्टैंडर्ड है क्यों।
IS 23 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर करे, अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर करे, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? सर क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट है जिसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड हो। क्वालिफाइंग एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हो। क्वालिफाइंग एसिड क्या है? क्वालिफाइंग इज एसिड इज एन एसिड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच, द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच, द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच रिक्वायर्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। सर फिर सवाल क्रिएट होता है कि सर ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टर्म है जो कि IS 23 स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन नहीं है। IS 23 ने नहीं बताया क्लियर कट कि व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कोई चीज ना बताई हो, तो फिर वहां पर हम अपनी जजमेंट इस्तेमाल करते हैं। और जजमेंट ये कहती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, प्रैक्टिकली भी, अगर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, अगर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में, अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है, तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंशियल टाइम है और इस एसिड को हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड एक ऐसा एसिड जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। सब्सटेंशियल का मतलब है ज्यादा अरसा, सब्सटेंटिव या सब्सटेंशियल अरसा। अब ये सब्सटेंशियल अरसा स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया कि 5 घंटे सब्सटेंशियल है, 5 महीने सब्सटेंशियल है या 5 साल सब्सटेंशियल है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हम जजमेंट को देखते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकली और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 6 महीने से ज्यादा का अरसा लग रहा है किसी एसिड को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, लेट से पेप्सी। पेप्सी हर साल, पेप्सी केन जो उनकी कोल्ड ड्रिंक होती है, डेली बेसिस पे हजारों या लाखों की तादाद में डेली पेप्सी के कैन प्रोड्यूस करती है। यानी कि उस पेप्सी के कैन को प्रोड्यूस करने का मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना है? सर मुश्किल से शायद आधा घंटा, 1 घंटा। अगर आप किसी कभी फैक्ट्री की, पेप्सी की फैक्ट्री विजिट करें या इस तरह की किसी बेवरेज कंपनी की फैक्ट्री वगैरह विजिट करें, जो कि इंशाल्लाह आप अपनी आर्टिकल्स के टाइम पे, ऑडिट के टाइम पे विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि धड़ाधड़ डेली बेसिस पे हजारों लाखों की क्वांटिटी में पेप्सी की केन या बेवरेजेस बोतल वगैरह प्रिपेयर हो रही होगी। उनको बनाने में हार्डली 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बोतल बनती है, उसके अंदर ड्रिंक फ्यूल की जाती है, उसको पैक कर दिया जाता है। तो अब ये इन्वेंट्री ऐसी है जो कि इतनी क्विकली बन रही है कि मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। तो ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर करने में कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी लगा। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे अभी अपने लिए कुछ लैपटॉप वगैरह परचेस करना था। मेरा लैपटॉप जो है वो काफी ज्यादा मेल फंक्शन कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो मैंने क्या कहते हैं, डेल, लिनोवो वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह विजिट की और अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस में इनपुट की कि मुझे इस प्रोसेसर का, इस ग्राफिक कार्ड का, इस रैम रोम का जो है ना एक सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने मुझे शिपमेंट बता दी कि इसकी जो शिपमेंट है ना वो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर हो जाएगी। अब वो 3 से 4 हफ्तों में क्या कर रहे होंगे कि जो रैम, जो रोम, जो प्रोसेसर, जो हार्ड ड्राइव, जो ग्राफिक कार्ड मैं मांग रहा हूँ, वो इन सबको असेंबल करेंगे और 3 से 4 हफ्तों में वो रेडी करके मुझे प्रोवाइड कर देंगे। इस सिस्टम को बनाने के अंदर, इस लैपटॉप को बनाने के अंदर उनको 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग रहा है, तो ये सब्सटेंशियल टाइम नहीं है, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लेकिन इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाए, एक बिल्डर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाए, एक इंडस्ट्री कोई हैवी प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवाए, या कोई एयरलाइन कंपनी अपने लिए कोई एयरप्लेन, कोई प्लेन मैन्युफैक्चर करवाए। अब आप ये जानते हैं, तो फैक्ट्री को बनाने का टाइम, हेवी जायंट प्लांट एंड मशीनरी को बनाने का टाइम, या एक एयरलाइन कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक एरोप्लेन बनाने का टाइम, ये
कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में नहीं हो जाता। उसको करने के लिए हमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं क्वालिफाइंग एसिड्स की। कोई भी एसिड जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, यानी कि 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम रिक्वायर्ड है, इस तरह के एसिड को हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। अगर मैं अपने बिज़नेस के लिए कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के लिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ, मैं अपने बिज़नेस के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई हेवी प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ, मैं एक एयरलाइन कंपनी हूँ, अपने लिए कोई एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, कोई भी एसिड, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी एसेट जो कि मैं अपने बिज़नेस के लिए मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ और उसको मैन्युफैक्चर होने में, कंस्ट्रक्ट होने में 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लगता है, तो इस तरह के एसेट को हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। आईएस 23 के पीछे की लॉजिक क्या है? आईएस 23 के पीछे की लॉजिक ये है कि अगर आम हालात में आप कोई लोन, आप कोई बोरोइंग्स करते हो, आम हालात में अगर आप कोई लोन, आप कोई बोरिंग्स करते हो, आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हो, रिलेटेड पार्टी से लोन ले सकते हो, अपने रिश्तेदारों से लोन ले सकते हो, 10 तरह के लोगों से लोन ले रहे होते हो। आम हालात में हम जो भी लोन या बोरिंग्स वगैरह ले रहे होते हैं, इन लोन और बोरिंग्स के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट या मार्कअप एक्सपेंस आता है, ये हमारे लिए पीरियड एक्सपेंस होता है। ये हमारे लिए पीरियड एक्सपेंस होता है, जिससे हम हर पीरियड में पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। आम हालात में अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी लोन लिया, कोई भी बोरिंग्स की, चाहे वो लोन आपने बैंक से लिया हो, अपने किसी रिलेटेड पार्टी से लिया हो या किसी और थर्ड पार्टी से लिया हो, आम हालात में इस लोन और बोरिंग्स के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट या मार्कअप एक्सपेंस इनकर करोगे, जो भी इंटरेस्ट या मार्कअप एक्सपेंस पे करोगे, वो आपका एक पीरियड एक्सपेंस है जिसे पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक लोन या मार्कअप लिया जा रहा है किसी क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी क्वालिफाइंग एसेट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब इस लोन के ऊपर जो भी हमारी इंटरेस्ट मार्कअप कॉस्ट आएगी, जो भी हमारी इंटरेस्ट या मार्कअप एक्सपेंस आएगा, वो हमारा पीरियड एक्सपेंस नहीं समझा जाएगा, वो हमारा पीरियड एक्सपेंस नहीं समझा जाएगा। बल्कि इस लोन के ऊपर, बल्कि इस बोरिंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट या मार्कअप कॉस्ट आएगी, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में ही, इसे हम क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर देंगे। आईएस 23 का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आम हालात में आप कोई लोन या बोरिंग करते हो, चाहे बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, तो आम हालात में इस लोन या बोरिंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट या मार्कअप कॉस्ट होगी, ये आपका पीरियड एक्सपेंस है, जिसे हर अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई लोन या बोरिंग करते हो जिससे आप कोई क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्ट करोगे, जिससे आप कोई क्वालिफाइंग एसिड मैन्युफैक्चर करोगे, जिससे आप कोई क्वालिफाइंग एसिड प्रोड्यूस करोगे, क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस लोन के ऊपर जो भी मार्कअप आएगा, इसे आप पीरियड कॉस्ट समझकर, पीरियड एक्सपेंस समझकर एक्सपेंस आउट नहीं कर देंगे, बल्कि अपने एसिड की कॉस्ट में, बल्कि अपने क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। देखें, मैंने आपको क्वालिफाइंग एसिड की अब तक एग्जांपल क्या दी? मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हेवी प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर करवाता हूं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं कोई एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करवाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करवाता हूं, ऑफिस बिल्डिंग या हेड ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करवाता हूं। ये सारे वो एसिड्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में हमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। और अगर आप गौर करें तो ये सारे एसिड्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिनका बेनिफिट हम एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बल्कि ओवर द यूजफुल लाइफ इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। आईएस 23 ये कहता है कि चूंकि एक्रूअल बेसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन के फॉर्म में एक्सपेंस आउट करते हो,
अगर आपने एक क्वालिफाइंग एसेट को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कोई लोन लिया, कोई बोरिंग्स की, तो इस लोन और बोरिंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट और मार्कअप कॉस्ट आएगा, इसे भी आप एक ही अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, बल्कि इस इंटरेस्ट और मार्कअप को आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। और जब आप इसे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे, तब फिर जैसे जैसे वो एसेट इस्तेमाल होता जाएगा, वैसे वैसे वो कॉस्ट आपकी डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एक्सपेंस आउट हो रही होगी। यानी पहले इस लोन और मार्कअप पे आने वाला इंटरेस्ट में क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दूंगा, फिर जैसे जैसे अपना एसेट यूज करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ, इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा होगा। ये था हमारे आईएएस 23 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कि आईएएस 23 का स्टैंडर्ड बना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, हम इसकी डिटेल मोडालिटीज थोड़ी देर में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का जो कैंपस है, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो कैंपस की बिल्डिंग है, वो रेंटेड बिल्डिंग है। हमने वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, हमें हर महीने उस प्रॉपर्टी का रेंट देना पड़ता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार कब तक मैं रेंट पे करूंगा, काम करता हूँ कि आईक्यू के कैंपस के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर लेता हूँ। तो जब बिल्डिंग परचेज करने के लिए मैं गया, क्योंकि मेरा कॉलेज पीसीएचएस के एरिया के अंदर लोकेटेड है, तो मैंने पीसीएचएस में एक रेडीमेड बिल्डिंग की प्राइस वगैरह देखी, तो वो आ रही थी 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। अब ऑब्वियसली इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं 20-25 करोड़ रुपए की कोई बिल्डिंग परचेज कर सकूं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने लेट्स से कि पीसीएचएस के अंदर एक प्लॉट परचेज कर लिया। मैंने पीसीएचएस के अंदर एक प्लॉट परचेज कर लिया और ये सोचा कि यार प्लॉट तो अभी 4-5 करोड़ रुपए का है, ये तो मैं खरीद लेता हूँ और जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग खुद से कंस्ट्रक्ट करवा लूंगा। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, मैं कब तक रेंट पे रहूंगा, तो मैं बिल्डिंग परचेज करने गया। बिल्डिंग परचेज करने के लिए ब्रोकर से पता चला, तो पता चला कि बिल्डिंग तो 20 करोड़, 25 करोड़ से कम है ही नहीं। तो अब क्या करें, इतने पैसे तो नहीं है। तो हमने क्या करा कि जितनी भी हमारी सेविंग्स वगैरह थी, सब कुछ लगाकर हमने पीसीएचएस के अंदर एक प्लॉट परचेज कर लिया, लेट्स से 4-5 करोड़ रुपए का। ये सोचकर कि यार जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे तो हम अपनी बिल्डिंग वहां पर खुद कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। अब प्लॉट परचेज कर लिया, लेकिन अभी तो बिल्डिंग भी बनानी है और बिल्डिंग को बनाने में भी लेट्स से कि 10 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 10 करोड़ रुपए यानी कि 100 मिलियन रिक्वायर्ड है। 100 मिलियन हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी। सर ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको कैसे पता चली? ऑब्वियसली किसी ना किसी ठेकेदार ने बताई होगी, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बताई होगी, किसी ना किसी बिल्डर ने बताई होगी। मैंने अपने कैंपस के लिए एक प्लॉट परचेज कर लिया और फिर मैं एक ठेकेदार के पास जाता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ मुझे अपने इस प्लॉट पे आईक्यू के कैंपस के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, तो इस कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट आएगी? उसने मुझे कहा सर कम से कम 10 करोड़ तो लगेंगे, कम से कम 10 करोड़ तो लगेंगे, यानी कि 100 मिलियन तो लगेंगे। फिर मैंने उससे पूछा यार ये कंस्ट्रक्शन करने में टाइम कितना लगेगा? उसने कहा कम से कम सर 1 साल तो लगेगा। 1 साल लगेगा आपकी पूरी बिल्डिंग को रेडी करने में, आपकी पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर से टाइम लेकर आ गया कि अगर मुझे इस प्लॉट के ऊपर अपना कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, उसमें खर्चा कितना होगा। अब मेरे पास ये 10 करोड़ रुपए, मेरे पास ये 100 मिलियन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बैंक के पास जाता हूँ। लेट्स से कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास गया, लेट्स से कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी के पास गया और एससीबी से पूछा मैंने कि अगर मैं आपसे 100 मिलियन का लोन लूं, अगर मैं आपसे 100 मिलियन का लोन लूं, तो आप मुझे क्या सूद चार्ज करेंगे, आप मुझे क्या मार्कअप चार्ज करेंगे? लेट्स से कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा कि हम आपको मार्कअप चार्ज करेंगे 8%। हम आपको मार्कअप चार्ज करेंगे 8%। हम आपको 100 मिलियन का लोन देंगे, लेकिन हम 8% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिया, कॉन्ट्रैक्टर को जाकर कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दे दी और कॉन्ट्रैक्टर ने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और 1 साल के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारा कैंपस तैयार हो गया। 1 साल के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारा कैंपस तैयार हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर क्या पोजीशन होगी? सर एट द एंड ऑफ द ईयर पोजीशन ये होगी कि जो भी आपकी आईक्यू की बिल्डिंग है, जो भी आईक्यू की बिल्डिंग आपने बनाई है, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने इनकर की है। कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर की है?
सर 100 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने इनकर की है। ये 100 मिलियन वही है जो मैंने बैंक से लोन लिए और बैंक से लोन लेकर अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने ठेकेदार को पे कर दिया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो हम जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आईएस 23 यहां पर यह कहता है कि देखो, अगर तो ये कोई क्वालिफाइंग एसेट ना होता, आपने सिर्फ लोन लिया होता और इस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते, आम हालात में आप क्या करते, इस इंटरेस्ट को पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देते। लेकिन चूंकि आप इस लोन से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने में 1 साल का अरसा यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट है। क्योंकि ये बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट है, तो अब इस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, जो भी मार्कअप कॉस्ट आएगी, इससे आप एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, बल्कि अपने क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर दोगे, तो जब साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर में बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आएगा। इतना, सर 100 मिलियन का आपने लोन लिया था और 8% का इंटरेस्ट था, यानी कि 8 मिलियन का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा और आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी इस बिल्डिंग की, वो 108 मिलियन आएगी। और ये बिल्कुल लॉजिकल है, ये बिल्कुल रीजनेबल है। मैं ये लोन क्यों ले रहा हूँ? सर बिल्डिंग बनाने के लिए। सर ये जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, क्या मैं इसका बेनिफिट 1 साल में हासिल कर लूंगा? नहीं सर, आप तो इस बिल्डिंग को 10 साल, 15 साल, 20 साल इस्तेमाल करोगे। तो जब बिल्डिंग का बेनिफिट मैं 1 साल में नहीं ले सकता, बिल्डिंग को मैं इस्तेमाल 10, 15, 20 साल करूंगा, इस बिल्डिंग के एक्सपेंस को भी मैं 1 साल में तो एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। मुझे इस बिल्डिंग की कॉस्ट को ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करके एक्सपेंस आउट करना है। तो चूंकि इस बिल्डिंग का इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द यूजफुल लाइफ हासिल होगा, इसी बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मैंने लोन लिया, इसके ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर की, इसे भी मैं एसेट की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर दूंगा। और अब जैसे जैसे ये एसेट मैं इस्तेमाल करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये 108 मिलियन की टोटल कॉस्ट मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर रहा हूँगा। ये था वो पूरा कॉन्सेप्ट, ये था वो पूरी बेसिस जिसके ऊपर आईएस 23 का स्टैंडर्ड स्टैंड करता है, जिसके ऊपर आईएस 23 का स्टैंडर्ड बनाया गया। ये कुछ चीजें हैं जो कि अपने पास जरूर कॉपी करें। मीनवाइल मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात है, थोड़ी सी थ्योरी रीड करते हैं। तो एक तो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया कि आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं जो कि किसी क्वालिफाइंग एसेट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए इनकर की गई है, इसे हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे आईएस 23 के स्टैंडर्ड के तहत। ये सिर्फ एक लाइन, वन लाइनर समरी है इस स्टैंडर्ड की। इस स्टैंडर्ड के अंदर हम बहुत सारी बातें जो कि डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी क्वालिफाइंग एसिड की। यहां रीड भी कर लेता हूं। क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. A qualifying acid is an acid that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. एक ऐसा एसिड जिसको रेडी होने में, जिसको प्रोड्यूस होने में, जिसको मैन्युफैक्चर होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हो, इस एसिड को हम क्वालिफाइंग एसिड कह रहे होंगे। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन नहीं है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 2-4 साल सब्सटेंशियल है। ये हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। प्रैक्टिकली लोग किसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं। तो इस हवाले से मैंने यहाँ लिखा है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट डिफाइंड इन आईएस 23। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को आईएस 23 में डिफाइन नहीं किया गया। So here we need to apply some judgments. In exams, if an acid takes more than 6 months to be ready, then it should be treated, it would be a qualifying acid. क्योंकि स्टैंडर्ड्स में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन नहीं किया गया, इस वजह से हम अपनी जजमेंट इस्तेमाल करेंगे।
प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर एक एसेट को रेडी होने में, एक एसेट को कंस्ट्रक्ट होने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो फिर ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट कहलाया जाएगा। सर एक इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिफाइंग एसेट हमेशा मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिफाइंग एसेट हमेशा मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बनेगा। वो हर वो एसेट जिसको मैन्युफैक्चर करने में, जिसको प्रोड्यूस करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, वो मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता हूं। मैं अपने कॉलेज के लिए एक कैंपस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता हूं जिसको कंस्ट्रक्ट होने में 1 साल का टाइम लग रहा है। ये बिल्डिंग जब रेडी हो जाएगी ना, तो इसे मैं अपने कॉलेज के लिए इस्तेमाल करूंगा। यानी मेरे बिजनेस के लिए ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी कि मेरे बिजनेस के लिए ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो ये क्वालिफाइंग एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि मैं इसे अपने इस्तेमाल के लिए ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और इसको मैन्युफैक्चर करने में 1 साल से ज्यादा का अरसा लगेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपने लिए बिल्डिंग ना बनाऊं, मेरे पास कस्टमर्स आए, और वो मुझे ये कहें कि आप हमें एक बिल्डिंग रेडी करके दें, आप हमें कोई बेंगलोर रेडी करके दें, आप हमें कोई फैक्ट्री रेडी करके दें। अगर मैं कस्टमर्स के लिए कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, कोई फ्लैट बना रहा हूं, कोई बेंगलोर बना रहा हूं, कोई फैक्ट्री बना रहा हूं, जो कि मैं अपने इस्तेमाल में नहीं लेकर आऊंगा, मैं कस्टमर के लिए बना रहा हूं, स्टिल इसको बनाने में भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ही लगेगा ना। लेकिन अब की बार ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होगी, अब की बार ये मेरी इन्वेंट्री होगी। देखिए, जब मैं अपने इस्तेमाल के लिए कोई एसेट खरीदता हूं या मैन्युफैक्चर करता हूं, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन जब मैं कस्टमर के लिए कोई एसेट खरीदता हूं या मैन्युफैक्चर करता हूं, तो फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, ये इन्वेंट्री बन जाता है। स्टिल अगर मैं कस्टमर के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, अगर मैं कस्टमर के लिए बेंगलोर बना रहा हूं, अगर मैं कस्टमर के लिए फैक्ट्री बना रहा हूं, क्योंकि इसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ये भी क्वालिफाइंग एसिड ही होगा, ये भी क्वालिफाइंग एसिड ही कहलाया जाएगा। क्वालिफाइंग एसिड का मतलब ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होगा। कोई भी एसिड, चाहे आप अपने इस्तेमाल के लिए बनाए, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे आप कस्टमर के लिए बनाए, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री हो, अगर उसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो दिस एसिड इज अ क्वालिफाइंग एसिड। इसी तरीके से हमने अब तक जितनी भी एसिड्स की एग्जांपल ली, वो सारे वो एसिड्स थे जो कि टेंजिबल थे, यानी जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मशीनरी की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं, बिल्डिंग की बात करूं, तो इन सारे एसिड्स की फिजिकल सब्सटेंस है ना, इनको देख सकते हैं, इनको हाथ लगा सकते हैं, इनको छू सकते हैं, ये एसिड फिजिकल सब्सटेंस रखते हैं। लेकिन एक बिजनेस की जिंदगी में, एक कंपनी की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भी एसिड होते हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती। इन एसिड्स को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसिड। इन एसिड्स को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसिड, जिसकी अकाउंटिंग के लिए पूरा एक अलग स्टैंडर्ड है, IS 38 के नाम से, जो हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए, मैं अपने कॉलेज के लिए कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनवाता हूं, कोई स्टूडेंट का पोर्टल बनवाता हूं, या कोई और एसिड जो कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो या पोर्टल की फॉर्म में हो, या कोई और इंटेंजिबल एसिड जो कि खुद मैन्युफैक्चर करवाता हूं, कंस्ट्रक्ट करवाता हूं, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में भी तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल का टाइम लग सकता है। पोर्टल को बनाने में भी तो 6-8 महीने, साल, 2 साल का टाइम लग सकता है। कोई भी और सॉफ्टवेयर अगर आप खुद डेवलप करवाते हो, तो उसमें 6-8 महीने, साल, 2 साल का टाइम लग सकता है। इवन दो ये जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता, इसको मैं छू नहीं सकता। लेकिन स्टिल इसको भी बनाने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ये भी क्वालिफाइंग एसिड है। क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड है जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, वो आपका इन्वेंटरी भी हो सकता है, वो आपका इंटेंजिबल एसिड भी हो सकता है, या कोई और एसिड हो सकता है, अगर उसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। यही बात यहां लिखी है। क्वालिफाइंग एसिड्स आर यूजुअली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसिड्स हैविंग लॉन्ग मैच्योरिटी, और सॉरी, qualifying acids are qualifying acids are usually self-constructed non-current acids and long maturing inventory. Depending on the circumstances, any of the following may be qualifying acid. ये सारे qualifying acid हो सकते हैं। इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग एसिड हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई पावर जनरेशन फैसिलिटीज आप मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चर करवाते हो, ये क्वालिफाइंग एसिड हो सकता है।
कोई इंटेंजिबल एसेट आप प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करवाते हो, डिजाइन करवाते हो, डेवलप करवाते हो, ये इंटेंजिबल एसेट हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हम लेटर स्टेज पे IAS 40 के स्टैंडर्ड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बताना ये चाह रहा हूँ कि चाहे मैं अपने लिए कोई एसेट बनाऊं जो कि टेंजिबल एसेट हो, चाहे मैं अपने लिए कोई एसेट बनाऊं जो कि इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे मैं कस्टमर के लिए कोई एसेट बनाऊं जो कि इन्वेंट्री हो, अगर इन एसेट्स को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो ये एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट कहलाए जाएंगे। तो ये एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट कहलाए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, ये इन्वेंट्री भी हो सकती है, ये इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, अगर इसको मैन्युफैक्चर करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन आ रही है जो कि हमारी कैप 1 की आईकेप की स्टडी टैग से ही ली गई है। आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द फॉलोइंग्स आर क्वालिफाइंग एसेट। हमें ये बताना है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 एग्जांपल्स आ रही हैं, 6 सिनेरियोज आ रहे हैं, इसमें से कौन से क्वालिफाइंग एसेट है, कौन से क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। मैं रीड करूंगा, आप बताएंगे मुझे। कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट विच विल टेक 6 years टू कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है जो कि गवर्नमेंट के लिए एक पुल बना रहा है, और इस पुल को बनने में कितना टाइम लगेगा सर? 6 साल का अरसा लगेगा। अब अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो गवर्नमेंट के लिए पुल बना रही है तो अपने लिए तो नहीं बना रही, तो इसका मतलब है इसके लिए ये पुल इन्वेंट्री है। लेकिन इस पुल को बनाने में, इस ब्रिज को बनाने में कितना टाइम लग रहा है सर? 6 साल का अरसा लग रहा है, यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। तो दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट, ये क्वालिफाइंग एसेट है। इसी तरीके से a very sophisticated integrated circuits being made by an entity who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every month। कह रहा है कंपनी कोई सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाती है और हर महीने 10 से 12,000 यूनिट्स बनाती है, बेचती है। तो अगर मैं हर महीने 10,000 12,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब इसको बनाने में कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं लगा ना। क्योंकि इसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। देन पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, इट मे टेक 10 months टू कंप्लीट दिस। पावर प्लांट है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 10 महीने लगेंगे इसको कंस्ट्रक्ट होने में, इसको कंप्लीट होने में। सर 10 महीने इज मोर देन 6 months, दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट। देन an equipment purchased by X Limited, the equipment may be used immediately after it is delivered। An equipment purchased by X Limited, equipment may be used immediately after it is delivered। आप एक इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, तो अगर एक इक्विपमेंट में परचेज कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो मैंने परचेज किया, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मेरे पास डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक एसेट परचेज कर लिया, चूंकि मैंने डायरेक्टली एक एसेट परचेज कर लिया, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड का जिक्र ही नहीं है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ कि कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगा, और हम इसको कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर कर भी नहीं रहे, हम इसे एज इट इज परचेज कर रहे हैं। देन स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन फॉर हिम विच विल टेक 11 months एट लीस्ट। हमें कस्टमर की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर मिला है कि हमें एक मशीन मैन्युफैक्चर करनी है, और इस मशीन को मैन्युफैक्चर करने में हमें जो है 11 महीने लगेंगे। सर अगर हमें कस्टमर को मशीन मैन्युफैक्चर करनी है जिसमें 11 महीने का टाइम लगेगा, तो ये हमारे लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, हम तो कस्टमर के लिए बना रहे हैं। और चूंकि कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो ये इन्वेंट्री है, लेकिन चूंकि 11 महीने का टाइम लग रहा है, दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट। भी आप बताएंगे लास्ट। एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच विल टेक 8 months टू कंप्लीट। एक कंपनी एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है जिसको 8 महीने लगेंगे। सर बहुत ही आसान, अपने लिए ऑफिस बिल्डिंग बना रही है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अपने लिए बना रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए बना रही है किसी और के लिए बना रही है। अगर इसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 8 महीने लग रहे हैं, तो सर ये आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट होगा, ये आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट कहलाया जाएगा। तो आई होप कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में सही मायनों में समझा सका। क्वालिफाइंग एसेट तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पर एक और टर्म है जिसको समझना बड़ा जरूरी है, दैट इज बोरिंग कॉस्ट। दैट इज बोरिंग कॉस्ट। मजे की बात यह है कि आपको पता है कि बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, बस आपको पता ये नहीं पता कि इसे बोरिंग कॉस्ट कहा जाता है। आप समझते हैं बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं?
बस आपको अब तक पता नहीं था कि अच्छा इसे ही बोरिंग कॉस्ट कहते हैं, हमें इसका नाम नहीं पता था। देखें सर, अगर मैं कोई लोन लेता हूँ, अगर मैं कोई बोरिंग्स करता हूँ, अगर मैं कोई लोन लेता हूँ, अगर मैं कोई बोरिंग्स करता हूँ, तो उस लोन के अगेंस्ट, उस बोरिंग्स के अगेंस्ट मुझे जो-जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, मुझे जो-जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि मैंने वो बोरिंग्स की। तो बोरिंग्स के नतीजे में जो-जो कॉस्ट आप बर्दाश्त करते हो, यही बोरिंग कॉस्ट है। नहीं सर समझे नहीं। सिंपल से यूँ सोचें कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएँ, अगर आप बैंक से लोन लेने जाएँ, तो आपको क्या-क्या खर्चा करना पड़ेगा? सर हो सकता है सबसे पहले तो बैंक अपने कोई बैंक चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फी, कोई लीगल चार्जेस, इस तरह के कोई खर्चे हमसे वसूल करे। तो इसका मतलब है कि मैंने बैंक को जो बैंक चार्जेस देने हैं, लोन प्रोसेसिंग फी देनी है, फाइलिंग फी देनी है, प्रोफेशनल फीस देनी है, ये ज़रूरी कॉस्ट है ना उस लोन को हासिल करने के लिए। तो ये बोरिंग कॉस्ट है। फिर जब आपको वो लोन मिल जाएगा, तो आप हर साल इस लोन के ऊपर कुछ ना कुछ सूद पे करोगे, कुछ ना कुछ मार्कअप पे करोगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करोगे। ये मार्कअप, ये सूद, ये इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपने लोन से सॉरी क्योंकि आपने बैंक से लोन बोरो किया है। तो ये बोरोइंग करने के नतीजे में आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है ना। सर ये बोरिंग कॉस्ट है। यानी सिंपल सी बात, फंड्स को बोरो करने के नतीजे में जो कॉस्ट आप बर्दाश्त कर रहे हो, फंड्स को बोरो करने के नतीजे में जो कॉस्ट आप बर्दाश्त कर रहे हो, ये आपकी बोरिंग कॉस्ट है। इसमें लोन एप्लीकेशन फी, बैंक चार्जेस, फाइलिंग फी, लोन प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस और सबसे मोटा एलिमेंट इंटरेस्ट और मार्कअप, ये सारी चीजें बोरिंग कॉस्ट कहलाई जाएगी। जरा डेफिनेशन रीड करते हैं। कहता है बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट that an entity incurs in connection with the borrowing of funds। कहता है बोरिंग कॉस्ट वो इंटरेस्ट और बाकी कॉस्ट है जो कि एक कंपनी इनकर करती है, बर्दाश्त करती है फंड्स को बोरो करने के नतीजे में। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन प्रोसेसिंग फी, बैंक के एजेंट्स को अगर आप कोई कमीशन वगैरह देते हो, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस रिलेटिंग टू बोरिंग ऑफ फंड्स। तो ये सारी इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि जनरली ये वो कॉस्ट है जो हम लोन या बोरोइंग करने के नतीजे में बर्दाश्त करते हैं। सबसे मोटा एलिमेंट तो इंटरेस्ट का ही होता है, लेकिन हो सकता है हमने कोई प्रोसेसिंग फी पे की हो, कोई कमीशन दिया हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इनकर किए हो, कोई लीगल चार्जेस वगैरह इनकर किए हो। तो ये सारी चीजें बोरिंग कॉस्ट की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स आर ऑल्सो बोरिंग्स। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में हमारी करेंसी क्या है? पाक रुपी। लेकिन अगर मैं डॉलर्स में लोन लेता हूँ, दिरहम में लोन लेता हूँ, पाउंड्स में लोन लेता हूँ, तो ये जो मैं फॉरेन करेंसी में बोरिंग करूंगा, इन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे साथ साथ एक्सचेंज गेन या लॉस भी आ रहा होगा। अगर एक बंदा पाकिस्तान में रहकर डॉलर्स में लोन ले, पाउंड में लोन ले, दिरहम में लोन ले, इन लोन के ऊपर इंटरेस्ट के साथ साथ हमें फॉरेन एक्सचेंज का गेन या लॉस भी होगा। भाई जब जब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाएगा, तब हमें एक्सचेंज गेन और लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी बोरिंग्स की हैं और इस फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के ऊपर आपको एक्सचेंज गेन और लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो एक्सचेंज गेन और लॉस भी बोरिंग कॉस्ट कहलाया जाएगा। वो एक्सचेंज गेन और लॉस भी बोरिंग कॉस्ट कहलाया जाएगा। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? अब एक लास्ट छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है? एक कंपनी या एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे बात करूं कि एक कंपनी या एक बिजनेस के पास सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं? यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हो। ऑब्वियसली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए पैसों की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप पैसे चाहते हो, मतलब फंड्स रिक्वायर्ड है, आप ये फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हो? आप ये फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हो? सर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ,
मैं अपने किसी दोस्त से लोन ले सकता हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार के पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, मैं 10,000 अलग-अलग एवेन्यू से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। चाहे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ, चाहे अपने घरवालों के इन्वेस्ट करूँ, अपने रिश्तेदारों के इन्वेस्ट करूँ, अपने दोस्त से उधार लूँ, बैंक से उधार लूँ या और 10 लोगों से उधार लूँ। लेकिन अगर हम इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, इन सारे एवेन्यूज़ को ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना, तो ब्रॉडली एक कंपनी की ज़िंदगी में जो फंड्स की सोर्सेज़ है ना, वो 2 ही हैं। फंड्स की जो सोर्सेज़ है ना, वो 2 ही हैं। नंबर 1 लेंडर एंड नंबर 2 इक्विटी होल्डर। ब्रॉडली कंपनी जितने भी डिफरेंट एवेन्यू से पैसा इकट्ठा करती है, पैसा अरेंज करती है, उनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन इन 2 में से किसी एक जगह ही हो रही होगी। या तो कंपनी लेंडर से पैसा ले रही होगी, या तो कंपनी लेंडर से पैसा ले रही होगी, या कंपनी इक्विटी होल्डर से पैसा ले रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, तो आपने लेंडर से लोन लिया। आप किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हो, आपने लोन लिया, लेंडर से लोन लिया। आप कोई टीएफसी, डिबेंचर, सुकूक, इस तरह का कोई डेट सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करके पैसा रेस करते हो। चाहे आप लोगों में टीएफसीज इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, सुकूक इशू करो और लोगों से पैसा लो। तो ये सब आपने लेंडर से पैसा लिया। लेंडर से पैसा लेने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपने लायबिलिटी ली है। बेसिकली आपने लायबिलिटी ली है। तो एक सोर्स ऑफ फंड्स ये हो सकता है कि आप अपने लेंडर से लायबिलिटी की मद में पैसा लो, चाहे वो बैंक लोन हो, कोई थर्ड पार्टी लोन हो या कोई डिबेंचर, टीएफसी, सुकूक वगैरह इशू करके लोन लिया गया हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप शेयर होल्डर से पैसा लो, इक्विटी होल्डर से पैसा लो। सर, इक्विटी होल्डर्स के पैसे का मतलब है आप ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करो। आप राइट शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करो। तो पैसे अरेंज करने के लिए, पैसे को फंड करने के लिए या तो लेंडर से पैसा मांगा जा सकता है या शेयर होल्डर से, इक्विटी होल्डर से पैसा मांगा जाता है। अगर लेंडर से पैसा मांगा जा रहा है तो वो लायबिलिटी है, और अगर इक्विटी होल्डर से पैसा मांगा जा रहा है तो ये लायबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी है। लेकिन जब आप लेंडर से पैसा लेते हो, लोन लेते हो, तो वो आपसे क्या डिमांड करते हैं? सर, वो हमसे इंटरेस्ट डिमांड करते हैं, वो हमसे मार्कअप डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम शेयर होल्डर से, इक्विटी होल्डर से पैसा लेते हैं, तो वो हमसे इंटरेस्ट या मार्कअप डिमांड नहीं करते। वो हमसे क्या डिमांड करते हैं? सर, वो हमसे डिविडेंड डिमांड करते हैं। वो हमसे डिविडेंड डिमांड करते हैं। देखिए, कोई भी बंदा आपके बिज़नेस में अगर पैसा लगाएगा ना, तो बगैर फ़ायदे के नहीं लगाएगा। या तो वो कहेगा मुझे सूद दो, मतलब सूद दो, इंटरेस्ट दो। सूद दो का मतलब है कि वो आपसे मार्कअप माँग रहा है, आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे सूद दिया जाए। या फिर आपसे वो कहेगा कि मुझे बिज़नेस में हिस्सेदारी चाहिए, डिविडेंड्स चाहिए। तो कोई भी बंदा आपको फ्री में कुछ नहीं देगा। अगर वो आपको लोन दे रहा है, तो आपसे वो मार्कअप इंटरेस्ट माँगेगा। अगर आपको इक्विटी की मद में शेयर्स के अगेंस्ट पैसा दे रहा है, फिर वो आपसे डिविडेंड माँगेगा। बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पैसा हम अपने लेंडर से लेते हैं, जो पैसा हम अपने लेंडर से लेते हैं, ये पैसा बोरोइंग्स हैं। ये पैसा बोरोइंग्स हैं। और इस बोरोइंग के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट या मार्कअप बर्दाश्त करता हूँ, ये बोरोइंग कॉस्ट है। ये बोरिंग कॉस्ट है। बीसी इज बोरिंग कॉस्ट। लेकिन जो पैसा मैं अपने इक्विटी होल्डर से लेता हूं, चाहे वो मैं ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके लूं, राइट शेयर्स इशू करके लूं, ये पैसा मेरी बोरिंग्स नहीं है। ये पैसा मेरी बोरिंग्स नहीं है। ये तो मैंने शेयर होल्डर से इक्विटी की मद में पैसा लिया है ना, तो इसे मैं बोरिंग्स नहीं कहूंगा। इस इक्विटी के पैसे के ऊपर जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, इस इक्विटी के पैसों के ऊपर जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, इसे मैं
बोरिंग कॉस्ट नहीं कहूंगा। इसके ऊपर IAS 23 अप्लाई नहीं होगा। देखो IAS 23 अप्लाई होता है बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि बोरिंग का मतलब क्या है। सर बोरिंग का मतलब ये है कि वो पैसा जो आपने लैंडर से लिया, वो पैसा जो आपकी उधारी है, आपने कोई बैंक लोन लिया, थर्ड पार्टी लोन लिया, कोई TFC डिबेंचर सुकूक वगैरह इशू करके लोन लिया, इस बोरोइंग के ऊपर जो आप इंटरेस्ट या मार्कअप पे करोगे ये बोरिंग कॉस्ट है। अगर आप अपने शेयर होल्डर से, अगर आप अपने इक्विटी होल्डर से लोन पैसा लेते हो, लोन नहीं पैसा लेते हो, उनको ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके, उनको राइट शेयर्स इशू करके, तो ये तो इक्विटी का पैसा है, ये बोरिंग्स थोड़ी है। चूंकि ये इक्विटी का पैसा है, चूंकि ये बोरिंग्स नहीं है, इसके ऊपर हम जो डिविडेंड दे रहे होंगे, दिस इज नॉट बोरिंग कॉस्ट, इसके ऊपर IAS 23 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो बोरिंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है, IAS 23 का जो स्टैंडर्ड है, वो बोरिंग से पर्टेनिंग बोरिंग कॉस्ट पे अप्लाई होता है। अगर एक पैसा बोरिंग है ही नहीं, तो इसके ऊपर आने वाली जो डिविडेंड कॉस्ट है वो हमारे लिए बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी, इसके ऊपर हम IAS 23 अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। So that was a brief introduction of IAS 23 बोरिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड। आई होप कि ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। ये सारी नोटिंग्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मीनवाइल अगले 5-10 मिनट में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, अदरवाइज हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हो रही होगी। आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर ये TFC सुकूक डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए TFC सुकूक डिबेंचर्स थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, तो पैसा लेने के लिए या तो वो बैंक के पास जाती है और बैंक से लोन लेती है, या वो पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से पैसा लेती है। जब वो पब्लिक से पैसा लेती है ना, तो उनके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर दे, या तो वो पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर दे और उनसे पैसा ले ले। दूसरा तरीका ये होता है कि उनको शेयर्स ना इश्यू किए जाए, क्योंकि शेयर्स इश्यू करने का मतलब है कि आपने उन लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। इसी के अगेंस्ट ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि हम उनको TFC डिबेंचर्स या सुकूक, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम उन लोगों को TFC इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। इस प्रॉमिस के साथ, इस कमिटमेंट के साथ, क्या हम उन पैसों के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, हम उन पैसों के ऊपर उनको सूद पे कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली बोरोइंग्स हैं, लायबिलिटीज है। चलिए सर, आई गेस कि और कोई मजीद सवाल नहीं है, तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।